हेलो, वेलकम टू विद्या गुरु। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग मेनली हृदय और उसके जो चैम्बर कक्ष होते हैं, रक्त के बारे में पढ़ेंगे और शिराएं और धमनी के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, ग्लूकोज का प्रवाह और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन जो हम लोग अंदर लेते हैं और वो संपूर्ण शरीर की एक एक कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ये सभी हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही समझते हैं। तो इट इज़ द ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए, लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्लाइड। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि सबसे जो बेसिक पार्ट है वो है कि जंतु, आप उनको मैंने बहुत पहले प्रीवियस क्लास में एक बात बताई थी कि हमारा शरीर में सबसे मूलभूत इकाई क्या है। हमारे शरीर की सबसे मूलभूत जो इकाई है वह है कोशिका, सेल। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखना। कोशिकाओं से मिलकर क्या बने होते हैं, ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों से मिलके अंग का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग जैसे हृदय, धमनी और शिराएं मिलके अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, अंग तंत्र। और इन अंग तंत्र के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो कोशिका सबसे मूलभूत और बेसिक इकाई है, फिर ऊतक होते हैं, हृदय एक अंग है और धमनी और शिराओं के मिलने से क्या बनता है, पूरा ये जो पूरा परिसंचरण तंत्र जो इस बालिका में दिखाया गया है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ये आपको एकदम अभी एकदम क्लियर हो जाए किस प्रकार से सारी चीज होती है, राइट। तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी पदार्थ को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक भी पहुंचाना होता है। तो जो हृदय है ना, वो एक तरह से पंप की तरह से, जो पंप होता है, जिस प्रकार हम लोग पानी को ऊपर चढ़ाते हैं अपने घरों में, उसी प्रकार हृदय भी क्या है, एक पंप की भांति कार्य करता है, राइट। एक पंप की भांति कार्य करता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है, तो स्वेट जो है, पसीना जो है, वो एक तरह से पानी है और पानी के साथ साथ में यूरिया और लवण वगैरह निकलेंगे जो शरीर से निकलने बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये परिसंचरण तंत्र जो है, इसी को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इसी के कारण हमारे शरीर में जो पूरा उपापचय चल रहा है, जो शरीर में सभी जैव रासायनिक क्रियाएं चल रही है, वो इसी की मदद से चल रही है। तो हृदय और रक्त वाहिनिकाएं भी दिखाई देती है। आप देखते होंगे हाथ में की जो नीले कलर की हैं, नीले कलर की जो होती हैं वो शिराएं होती है। देखिए नीले कलर की जो है ये शिरा, हृदय तो यहाँ पर ऑर्गन है ही हमारा हृदय। और धमनी लाल कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। अभी मैं आपको ये सब बातें समझाऊंगा आगे। तो परिसंचरण तंत्र जो है, ये हृदय और रक्त वाहिनिकाओं के संयुक्त रूप को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र जो है, कोई भाग कट जाता है तो हम देखते हैं रुधिर बहने लगता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो रुधिर नलिकाएं हैं उनमें से बहुत तेजी से जो है ना रक्त को निष्कासन होने लगता है। रक्त जो है ना, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो रक्त है वो क्या है। आपसे पूछा जाए रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल सह संयोजी ऊतक है। सह संयोजी ऊतक, तो मतलब आपसे पूछा जाए रक्त एक प्रकार का क्या है, ऊतक। क्यों? विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो किसको लेकर जाती हैं, ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में प्रवाह करती हैं। और जो है रक्त के अंदर अलग अलग भाग भी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उनका अपना अलग काम है। प्लाज्मा भी होता है रक्त में, है ना। तो तरल सह संयोजी ऊतक है, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव या सह संयोजी क्यों कहा, क्योंकि संपूर्ण शरीर की जो है अंगों में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार लिगामेंट्स हमारे जो है ना मांसपेशियों को और हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं, लिगामेंट्स, है ना। सॉरी मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। ये दो टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक तो होता है लिगामेंट, तो जो आपके घुटने में पीछे की तरफ दो हैं, है ना, वो हड्डियों को जोड़ने का। तो जो दो हड्डियों को जोड़ते हैं वो लिगामेंट कहलाते हैं। और एक होता है टेंडेन। टेंडेन भी कनेक्टिव या सह संयोजी ऊतक है। और ये जो है हमारी जो एड़ी के पीछे वाला जो हिस्सा, ये तो ये हमारे इस पैर की मसल्स
और नीचे एड़ी की हड्डी को जोड़ने का काम करता है। तो जो मांसपेशियों को और हड्डियों को जोड़ता है वो टेंडेन कहलाता है, और जो दो हड्डियों को जोड़ता है वो लिगामेंट कहलाता है। तो लिगामेंट, रक्त और टेंडेन तीनों ही सह संयोजी ऊतक हैं, राइट। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि पाचित भोजन शूद्रांत, जो आंतों के अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं और वहां से जो इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन भी जो है रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिकाएं, जो हमारे शरीर में कई खरबों कोशिकाएं, वहां तक ये पहुंच जाता है, राइट। अब देखिए आगे, रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी परिवहन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रक्त के माध्यम से ही हमारी जो किडनी होती है, यहाँ पर किडनी है, तो ये जो किडनी है, ये किडनी में क्या होता है, रक्त जाता है, फिल्टर होता है और मूत्राशय के रूप में मूत्र बाहर निकलता है। तो ये रक्त के माध्यम से, और शुद्ध रक्त जो है वापस से शरीर में भेज दिया जाता है। यही किडनी का काम है। और एक बात बहुत अच्छा याद रखना, किडनी का मतलब होता है वक्र, और ये हमारे एक है ना, वक्र हमारे एक जोड़ी होती है। तो जो किडनी है वो रक्त को शुद्धिकरण करने में मदद करती है। और याद रखना, कभी ये प्रश्न आ जाए कि हृदय रक्तदाब को मैनेज करता है या वक्र, तो आप क्या देंगे, किडनी रक्तदाब, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है ना, रक्तदाब, वो किडनी, हमारे शरीर में आंतरिक रक्तदाब किडनी के माध्यम से होता है, याद रखना। और पंपिंग कौन करता है, पंपिंग हृदय करता है, ठीक है। तो फेफड़ों से शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये सभी रक्त परिसंचरण के माध्यम से होता है। तो रक्त का मैं आपको और अच्छे से एक डायग्राम बताता हूँ, देखो उसमें आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए ये रक्त है, ठीक है, ब्लड। तो ब्लड के दो भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा कुल रक्त का 55% हिस्सा होता है। और एक रक्त में होती है रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्प्यूल्कस, रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, WBC, RBC और प्लेटलेट्स या बिंबाणु, प्लेटलेट्स बोलते हैं बिंबाणु, तो बिंबाणु है ना। तो देखिए WBC, RBC और बिंबाणु, और ये 55% है। तो रक्त कणिकाएं कितना हो गया, 45%। तो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके फेफड़ों में आता है और हम लोग जो बाहर निकाल देते हैं, वह प्लाज्मा करता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का प्रवाह कर रहा है, प्रोटीन का प्रवाह कर रहा है, एमिनो अम्ल का प्रवाह कर रहा है, ये सभी एमिनो अम्ल, यूरिया वगैरह, तो ये सभी प्लाज्मा में रहते हैं, राइट। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और बाहर के जीवाणुओं को खत्म करने में मदद करती है, और ये कुल 5 प्रकार की होती है। RBC हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और एक एक कोशिका में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या करते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। और जो बिंबाणु हैं, बिंबाणु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, ताकि क्या है, रक्त शरीर से बाहर न निकले। तो रक्त के मेनली ये भाग हैं। तो ये कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए, है ना, रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। और जो है आपको ये एक और बात ये भी पता होनी चाहिए कि WBC जो है, आपको WBC के बारे में और बता देता हूँ। जो WBC है, WBC जो है 6000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। मतलब समझ गए, प्रति घन मिलीमीटर घन मीटर में 6000 से 10,000 होती है। लेकिन RBC बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना। तो RBC कितनी होती है, देखिए, फीमेल में 45 लाख और मेल में 55 लाख, और ये कितने पे, पर mm क्यूब, प्रति मिलीमीटर क्यूब। तो ये RBC बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। और जो बिंबाणु हैं, बिंबाणु हमारे शरीर में लगभग 1.5 लाख से लेकर और 4.5 लाख प्रति मिलीमीटर, mm का मतलब ये आयतन में बता रहे हैं, mm क्यूब, ठीक है। तो ये याद रखना, 6000 से 10,000 के करीब, 45 लाख फीमेल में, मेल में 55 लाख, बिंबाणु 1.5 लाख से 4.5 लाख पाए जाते हैं। तो रक्त में जब हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपको ये अनुपात पूछा जाए ना, RBC अनुपात WBC, तो आप क्या आंसर देंगे, समानुपात होगा 600:1 के। मतलब प्रत्येक 600 RBC पे केवल एक ही WBC पाई जाती है,
क्योंकि आरबीसी तो लगभग पुरुष में कितने हैं 55 लाख और डब्ल्यूबीसी कितने हो जाएगी 6000 से 10000, तो इनका जब अनुपात निकाला जाता है तो 600:1 आता है। तो ये बात याद रखेंगे। देखिए, आपको ये साइंस के जो भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है और आपको बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप लेक्चर को 2 बार देख लिया करें, ताकि क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल समग्र ज्ञान हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई प्लाज्मा का क्या काम है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है और प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, स्टेरॉइड्स, है ना, और प्रोटीन, इन सभी को लेकर शरीर में घूमता है और जहां जहां आवश्यकता होती है वहां प्रदान करता है ना। हमने इसीलिए कोशिकाओं वाला सेक्शन पहले ही पढ़ लिया था। तो ये पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र है और पूरे शरीर में, है ना, धमनी और शिराओं का पूरा एक जाल है। धमनियां जो है वो लाल रंग की होती है क्योंकि इनमें ऑक्सीकृत खून बहता है। देखिए, आपको पता होगा जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्कस, आरबीसी को बोलता है लाल रक्त कणिकाएं। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, देखिए एक पिगमेंट, एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, है ना, और हीमोग्लोबिन में यदि ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन को आरबीसी लेकर जाती है, तो जब ऑक्सीजन होता है उसमें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका रंग लाल होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए रक्त का रंग कैसा होता है, तो हमेशा बताना रक्त का रंग नीला होता है। लेकिन जब भी ऑक्सीकृत रंग हो, जिसमें ऑक्सीजन मिल चुका है फेफड़ों के माध्यम से, तो उसका रंग लाल होता है। तो इसीलिए हमारे को जो बाहर दिखाई देती है ना, हमारे को जो उभरी हुई मोटी दिखाई देती है बाहर की तरफ, वो शिराएं होती हैं और नीली होती हैं, जबकि धमनियां पतली होती हैं और अंदर की तरफ, शरीर में अंदर की तरफ पाई जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। धमनी हमेशा लाल होगी, ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाती है, और जबकि शिराएं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। हमने एक क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम श्वसन लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड न के बराबर। लेकिन जब हम लोग श्वसन को निकालते हैं तो 16%, इसका 16% भाग कुल ऑक्सीजन का 16% और 4%, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये सभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। तो चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए अनॉक्सीकृत श्वसन हो जाता है और इसीलिए ये नीली होती है, राइट। अब देखिए, रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें लाल रंग का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त रूप से शरीर के सभी अंगों में अंततः कोशिकाओं तक ये परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन को ये प्रदान करता है, राइट। अब देखिए, है ना, और हमेशा याद रखेंगे हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए रक्त का रंग नीला और ऑक्सी रक्त का रंग हमेशा लाल होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं ये रोगाणुओं को नष्ट करती हैं और जो भी बाहर के पैरासाइट्स हैं और जो भी जीवाणु अटैक किया है तो उन सभी पे, या फिर कोई एलर्जी हो गई तो भी डब्ल्यूबीसी उससे, एलर्जी है ना, प्रतिऊर्जता, तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी जो है ना वो उनको, उनसे फाइट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा भाई रक्त बहने पर कुछ जगह कट जाता है तो क्या होता है, लाल रंग का एक थक्का सा जम जाता है, और वो थक्का क्या है, तो यही जो रक्त होता है उसके पट्टिकाणु या बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहलाते हैं। प्लेटलेट्स इंग्लिश में पट्टिकाणु भी कहते हैं और बिंबाणु भी कहते हैं। तो ये रक्त का थक्का जो है इस प्रकार बन जाता है, और याद रखना इसमें कौन सा पदार्थ होता है, फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन जो है ना, याद रखना, फाइब्रिनोजेन रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है ना। ब्लड क्लॉट को जमाने में कौन मदद करेगा, फाइब्रिनोजेन करेगा। जबकि जो है आपने एक और सुना होगा, एक बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने, हिपैरिन। हिपैरिन, तो हिपैरिन क्या होता है, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम्स भी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो हिपैरिन जो है, आपने देखा है कि क्या जैसे रक्त बाहर आता है तब तो वो जम जाता है, लेकिन हमारी नलिकाओं में तो लगातार रक्त बह रहा है, वहाँ क्यों नहीं जम रहा, क्योंकि एक हिपैरिन नाम का प्रोटीन हमारी रक्त नलिकाओं में पाया जाता है और इसके कारण कभी भी रक्त नलिकाओं में रक्त नहीं जमता। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, रक्त वाहिनिकाएं, विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनिकाएं होती हैं जो रक्त को शरीर से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं, है ना। तो अंतः श्वसन, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है
और फेफड़ों से क्या होता है, उसमें फेफड़ों में पाए जाते हैं एल्वोइलीज। क्या बोलेंगे, एल्वोइलीज। एल्वोइलीज, एल्वोइली क्या होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं फेफड़ों के अंदर, जो सीधा क्या होती है, रक्त को जो है रक्त नलिकाओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचाती है, और हृदय बहुत तेजी से पंप करके पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन का प्रवाह कर देता है। तो इस प्रकार से काम होता है। तो एल्वोइलीज आपको याद रखने, एल्वोइलीज जो है वो फेफड़ों में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन जो है वो, है ना। अब देखिए साथ ही कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित जो अपशिष्ट पदार्थ लेकर जाता है वो प्लाज्मा होता है। मैंने आपको बता दिया था कि आरबीसी ऑक्सीजन को, लेकिन प्लाज्मा जो वेस्ट पदार्थ है, प्रोटीन भी है, ग्लूकोज भी, सब प्लाज्मा लेकर जाता है। तो रक्त को वापस हृदय तक लेकर जाता है, जहां से फेफड़े में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है ना। धमनी और शिरा ये दो भाग होते हैं। धमनियां हमेशा जो है ऑक्सीजन समृद्ध, जो हमेशा देखिए हृदय से जो निकल रही हैं अंगों की ओर, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के हमारे अंग काम नहीं करेंगे, ग्लूकोज और ऊर्जा और एटीपी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से अधिक दाब से होता है, तो धमनियों की, देखिए हमेशा याद रखना, रक्त दाब जो है वो हृदय से जो पंप कर रहा है, तो रक्त दाब बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, और इसीलिए धमनियां अंदर की तरफ होती हैं, शरीर में हमको दिखती नहीं है, लाल रंग की होती है, लेकिन इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। ऐसा ना हो जाए कि इतने ज़्यादा दाब को झेलते हुए ये फट जाए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो धमनी होती है ना, उनमें जो दाब होता है, रक्त दाब, वो होता है 120 mm Hg। देखो मिलीमीटर पारा, Hg का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजीनियम, जो पारा मरकरी है ना, जिससे हम लोग थर्मामीटर वगैरह में जो पारा होता है। तो ये रक्त दाब जो धमनी है उनमें रक्त दाब होता है 120 mm Hg, जबकि शिराओं में जो रक्त दाब होता है ना, शिराओं में रक्त दाब वो केवल 20 mm Hg होता है। क्यों? क्योंकि शिराओं में तो कहाँ से रक्त आएगा, हमारे शरीर के अंगों से आएगा, तो दाब उस पर कम होता है। अभी थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो एक ये दाब याद रखना, धमनी में दाब 120 मिलीमीटर पारा, जबकि शिराओं में छठवां हिस्सा होता है 20 mm Hg। तो इसीलिए क्या है, धमनी की भित्ति मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है, लेकिन ये फूली हुई बाहर की ओर निकली होती है शिराएं। इंग्लिश में धमनी को आर्टरीज कहते हैं और शिराओं को वीन्स कहते हैं, है ना। चूंकि रक्त प्रवाह ठीक है, तो ये मोटी और प्रत्यास्थ होती ज़्यादा, ठीक है। आपको ये वाली बात भी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए, आपने देखा होगा हाथ के अंदर इस तरह से जब हम लोग नब्ज को देखते हैं ना, तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि हमारी जो धमनी है, यहाँ पर धमनी होती है, उसको दबाते हैं ना तो तुरंत नाड़ी नब्ज कहलाता है ये, और उसको दबाने से क्या है, ब्लड प्रेशर का, है ना, स्पंदन होना शुरू हो जाता है। तो नब्ज के माध्यम से भी पता चल जाता है कि रक्त दाब कितना चल रहा है, और व्यक्ति के रक्त दाब का यहीं से पता चल जाता है। यदि हमारे पास जो है कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, नाड़ी के स्पंदन भी गिने जा सकते हैं, और एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 72 से 80 स्पंदन प्रति मीटर, और नॉर्मली हम लोग हृदय गति कितनी बताते हैं, 72 धड़कन पर मिनट, मतलब 60 सेकंड में हमारा हृदय कितनी धड़कन करता है, 72 करता है, ठीक है। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि 72 धड़कन हृदय कितनी देर में करता है, 60 सेकंड में। तो एक धड़कन में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 60/72। तो इसका मतलब कितना आ गया, ये 5/6, 12 पंजे 60, 12 6 72, तो लगभग 0.8 सेकेंड। तो याद रखना, 72 धड़कन 60 सेकंड में करता है, तो एक धड़कन कितने में होगी, तो 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में जो है ना हमारा हृदय, 0.8 सेकेंड में हमारा हृदय जो है एक धड़कन करता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं, है ना। तो आप इसको पता चल गया। अब देखिए, रक्त वाहिनिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और वापस से हृदय में जाती है, वो शिराएं कहलाती है। तो आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये हृदय है, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, ठीक है, 4 कक्ष होते हैं,
और ये फेफड़ों से क्या होता है, शुद्ध ऑक्सीजन आती है और इसके जो ये वाला भाग है यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन, और प्रेशर के साथ में क्या होगा, ये हमारे सभी अंगों तक, तो ये कोशिकाएं हैं अलग अलग अंगों की। तो कोशिकाएं जो हैं ऑक्सीजन का यूज कर लेती है, यहाँ से जो ऑक्सीजन आया, और फिर किसका निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये सभी क्या होंगी, ये सभी, ओहो इन्होंने गलत लिख दिया, देखो डायग्राम में गलत लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत डायग्राम है। मैं आपको बता देता हूँ, जो शुद्ध रक्त लेकर आता है ना, ये बताइए एनसीईआरटी किताबों में गलती है। शुद्ध रक्त जो लेकर जाता है वो होता है धमनी। शुद्ध रक्त जो लेकर जाता है वो धमनी होती है, इसीलिए मैंने उसको हटाया। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ऑक्सीजन जो लेकर अंगों तक पहुंचता है वो धमनी होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती है वो शिरा होती है ना। ये पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो ये डायग्राम सुधार लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही बड़ा अपवाद है। आपको मैंने क्या बोला, हृदय से शुद्ध रक्त को जो लेकर समस्त अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं तक पहुंचाती है वो धमनी कहलाती है, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब ये ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी तो शिरा के माध्यम से वापस से हृदय में आ जाएगा। लेकिन फेफड़ों में से जो शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन है ना, फेफड़ों से जो हृदय में ऑक्सीजन आती है, जो हम लोग फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो शुद्ध ऑक्सीजन है। लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा है जो कैसा काम करती है, शुद्ध रक्त, मतलब सभी शिराएं अशुद्ध रक्त लेकर जाती हैं, या यूं कह लीजिए डीऑक्सीजनेटेड, इसको अनॉक्सीकृत श्वसन कहते हैं। अशुद्ध रक्त कह लो, ये धमनी लेकर जाती है ऑक्सीकृत जिसमें ऑक्सीजन है, और शिराएं लेकर जाती है अनॉक्सीकृत श्वसन, है ना, अनॉक्सीकृत रक्त। एकमात्र ऐसी धमनी है जिसको पल्मोनरी वीन्स कहते हैं, ये शुद्ध रक्त लेकर फेफड़ों से हृदय पे आती है, जबकि उसका ही उल्टा धमनी सभी शुद्ध रक्त लेकर जाती है। लेकिन एक धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, वो हृदय से फेफड़ों में लेकर जाती है। तो ये अपवाद याद रखना कि फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को लेकर जाएगी, जबकि फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर फेफड़ों में जाएगी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके बारे में भी आगे एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो रक्त केवल हृदय की ओर, क्या है, आप हम लोग नीचे पढ़ लेते हैं क्या आया है, देखिए। अच्छा देखिए, एक और शानदार बात यह है कि शिराओं में जो है ना वॉल्व्स पाए जाते हैं। देखिए इसके पीछे कारण क्या है, तो पहले तो मैं आपको एक बार फिर सुधार देता हूं, ये शिरा नहीं है, धमनी है, और ये धमनी नहीं है, ये शिरा है, ये मैंने आपको सुधरवा दिया है ना, एनसीईआरटी बुक में भी गलती है। तो देखिए धमनी में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो कभी भी रक्त उल्टा लौट के नहीं आएगा। लेकिन जो शिराएं हैं यहां, वहां पर देखिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 20 मिलीमीटर पारा Hg, इतना कम रक्तदाब है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ना अनॉक्सीकृत जो रक्त है या जो विशुद्ध अशुद्ध रक्त है वो वापस से कोशिकाओं में आ जा, तो यहाँ पर तो संक्रमण हो जाएगा। तो इसीलिए शिराओं में ना वॉल्व पाए जाते हैं। देखो वॉल्व कैसे होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए मान लीजिए रक्त ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वॉल्व है, तो रक्त ऊपर की तरफ जाएगा तो ये खुल जाएगा। लेकिन रक्त सोचे कि मैं नीचे की तरफ आ जाऊं तो फिर ये बंद हो जाएगा, रक्त उल्टी दिशा में नहीं बह पाता। तो वॉल्व का काम क्या होता है, रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकने के लिए वॉल्व पाए जाते हैं, और केवल किस में पाए जाते हैं, शिराओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्व क्या है, रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकने का काम करते हैं। तो ये सभी चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो देखिए वॉल्व पाए जाते हैं, और जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं उसको विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, है ना। विपरीत, ये शब्द ज्यादा याद रखना, विपरीत दिशाओं में बहने से रोकते हैं, राइट। अब देखिए आगे, आप धमनियां अन्य छोटी छोटी, देखो क्या होता है, धमनी एक बड़ी धमनी होती है और फिर वो छोटी छोटी धमनिकाओं में बनती हुई और एक एक कोशिका तक धमनी पहुंचती है, एक एक कोशिकाओं तक शिराएं पहुंचती हैं। तो इन छोटी छोटी जो विभाजित भाग हैं इनको केशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। केशिकाएं पतली पतली होती है जो एक एक कोशिका तक पहुंचती है, इसलिए केशिका नाम दे दिया। धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीकृत रक्त को लेकर जाती है, जबकि शिरा सदैव अनॉक्सीकृत रक्त को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लेकर जाती है। लेकिन हमने एक अपवाद पढ़ लिया था, फुफ्फुसीय धमनी हृदय से रक्त को लेकर, फुफ्फुसीय धमनी जो है, देखिए फुफ्फुसीय धमनी हृदय से
फुफ्फुसीय धमनी हृदय से रक्त को लेकर जाती है और इसीलिए शिरा नहीं ये धमनी। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फुफ्फुसीय धमनी जो है ना, वैसे धमनी शुद्ध रक्त लेके जानी चाहिए थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि शिराएं हैं और ये धमनी है, तो शुद्ध रक्त लेकर जानी थी, लेकिन है ना एकमात्र ऐसी धमनी है, ये अपवाद है, याद रखना। तो आपको ये लाइन पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। फुफ्फुसीय जो धमनी है हृदय से रक्त को लेकर फेफड़ों तक जाती है, इसलिए शिरा नहीं बल्कि धमनी कहलाती है। याद रखना, हृदय से लेकर जा रही है ना, इसलिए जो भी हृदय से लेकर जाती है वो धमनी कहलाती है, ये बात याद रखेंगे। और जो वापस हृदय के पास लाती है वो शिराएं कहलाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है और फुफ्फुसीय शिरा जो है ऑक्सीकृत समृद्ध रक्त को फेफड़ों से। तो एक ही बात याद रखना कि जो भी हृदय से दूर लेकर जाती है, हृदय से दूर जो रक्त लेकर जाती है उसको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि हृदय से ये दूर लेकर जा रही है इसलिए ये धमनियां हैं, और ये भी हृदय से दूर लेकर जा रही है इसलिए धमनी है। लेकिन हृदय की तरफ ला रही है और ये भी हृदय की तरफ ला रही है, इसीलिए ये शिरा है और ये वाली भी शिरा है। तो समझ में आ गया होगा आपको बात। अब चलते हैं आगे। हृदय एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर में, इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं और ये मानव शरीर का सबसे बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा व्यस्ततम अंग कुछ है मानव शरीर में तो वो हृदय ही है ना। और ये एक तरह से पंपिंग का काम करता है और इसमें 4 वॉल्व होते हैं, मैं अभी सब कुछ बताने वाला हूँ। तो रक्त परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और हृदय जो है ना वक्ष गुहा, वक्ष का मतलब हमारी चेस्ट कैविटी में रहता है, ठीक है। और हम लोग यदि इस तरह से मुट्ठी का आकार बनाएंगे ना, तो देखो हम लोग जो हैं, वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि हृदय को हम लोग जो है ना ऐसे, दिल हम लोग कैसे बना लेते हैं, इस प्रकार से दिल बनाते हैं। कभी भी दिल ऐसा होता ही नहीं है। हृदय का जो शेप है ना वो कॉनिकल शेप है, कॉनिकल मतलब शंक्वाकार। देखो मैं हृदय का शेप बना के बताता हूँ आपको, हृदय का शेप बना के बताता हूँ मैं आपको। हृदय का शेप जो है ना वो नीचे की तरफ से इस तरह से, ये इस तरह से हृदय का शेप होता है, जिसमें ऊपर से बड़ा और नीचे से छोटा, और इस तरह से 4 कक्ष होते हैं। याद रखना, हृदय के इस प्रकार से 4 कक्ष होते हैं। और यहाँ पर है ना, ये इस पॉइंट पर SA नोड पाया जाता है, SA नोड है ना, साइनोआट्रियम नोड। और जो हमारे दिमाग में जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है, आपको पता होगा मानव शरीर की समस्त अनैच्छिक गतिविधियां, जैसे मेरा पाचन अपने आप हो रहा है, मैं श्वसन अपने आप ले पा रहा हूँ, ऑक्सीजन अपने आप जाके और कोशिकाओं में पहुंच रही है, तो इन सभी को जो नियंत्रित करता है ना वो दिमाग का एक भाग करता है जिसे बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा कहते हैं। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा से एक आवृत्ति आती है ऐसे नोड पर, और इस प्रकार से हृदय को जो फड़कने में मदद करता है, लगातार जो फड़क रहा है वो मेड्यूला ऑब्लांगेटा से जो आवृत्ति तरंगे आती हैं उसके माध्यम से हृदय लगातार फड़कता रहता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। और हृदय वक्ष गुहा में पाया जाता है। एक छोटी सी और बात पढ़ लीजिए, यदि मैं हृदय को ऐसे बनाऊं है ना, तो आप याद रखना ये जो हृदय का जो ऊपर वाले जो भाग होते हैं उनको तो आलिंद कहते हैं, आलिंद ऑट्रियम, और नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल कहते हैं, नीचे वाला उसको क्या बोलते हैं, निलय, है ना, निलय। तो फेफड़ों से रक्त इसमें आता है पहले और फिर वॉल्व, एक वॉल्व होता है उसके माध्यम से इसमें। तो याद रखना पूरे शरीर में ये है, ये हमारा जो है ना, ये आपको दिख रहा तो बाईं ओर है, लेकिन ये वाला जो आप हृदय की तरफ देखेंगे ना तो ये लेफ्ट निलय है और ये राइट है। तो याद रखना ये यहाँ पर उल्टा बन रहा है। आप अपने शरीर पर देखेंगे ना तो राइट और ये आपके शरीर में सोच के देखिए, है ना। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना वो आलिंद और निलय है, क्योंकि हम आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है। तो देखिए जो लेफ्ट निलय है ना, कौन सा वाला, तो राइट को तो क्या बोलते हैं, दायां, और लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बायां। तो बायां जो निलय है, नीचे वाला बायां निलय, ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में इसी के द्वारा, दाब के द्वारा रक्त जा रहा है। तो सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है, तो आप बताएंगे बायां निलय सबसे बड़ा कक्ष है। सबसे छोटा कक्ष कौन सा है, तो दायां, राइट वाला निलय सबसे छोटा कक्ष है। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और अंगुलियों को मोड़कर यदि हम लोग मुट्ठी बना लें तो हृदय के आकार का साइज बन जाएगा, तो आपकी मुट्ठी के आकार का वो बन जाएगा, ठीक है। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा, तो
तो फिर तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए हृदय में आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक छोटा डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये मान लीजिए हृदय है ना, ये हृदय है, इसके 4 ये चैम्बर हैं, ऊपर ये फेफड़ा है और नीचे की तरफ ये हमारे अंग हैं। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आया, इसमें गया, है ना, ऊपर वाला आलिंद है तो लेफ्ट आलिंद में, मतलब बाएं आलिंद में गया, और फिर बाएं निलय में गया, और फिर ये अंगों में पहुंच गया, और फिर रक्त जो है ना वापस से, देखो अब याद रखना, ऊपर वाले में जाता है, नीचे में नहीं जाता, पहले ऊपर वाले में, तो मतलब दायां आलिंद में ऊपर की तरफ जाएगा, फिर दाएं निलय से होता हो, फिर ये रक्त ऐसे जाता है। तो ये देखो यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसे, जबकि यहाँ पर ऊपर से जाके और फिर अंदर की तरफ आके ऐसे जाता है। तो आपको एक चीज तो दिख गई कि हृदय में शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त जो है ना हृदय के लेफ्ट या बाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में, बाएं भाग में जो है शुद्ध रक्त, और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, जो अंगों से आया है अशुद्ध रक्त वो। तो याद रखना हृदय के दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त, जबकि हृदय के बाएं भाग में हमेशा शुद्ध या ऑक्सीकृत रक्त बहता है। ये सभी चीज आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। तो देखिए हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आपस में नहीं मिलते, इसके लिए चैम्बर अलग अलग बने होते हैं। यदि वो मिल जाएंगे तो फिर है ना आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ये बात याद रखना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपरी और 2 कक्ष होते हैं जिसे आलिंद कहते हैं, निचली और 2 कक्ष होते हैं जिसे निलय कहते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले निलय। और हृदय में दीवार विभाजन करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को परस्पर मिलने नहीं देती। तो देखिए ये चैम्बर है। तो देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी से रक्त आता है, और ये रक्त यहाँ से जाके इसमें प्रवेश करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए बायां आलिंद। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या है, बायां आलिंद। तो रक्त जो है ऑक्सीजन आया फेफड़ों से, इसमें प्रवेश किया। ये सबसे बड़ा कक्ष है, कौन सा, बायां निलय सबसे बड़ा कक्ष होता है, याद रखना। फिर ये क्या होता है, कि ये जो रक्त है ना, एक्चुअल में मैं नीचे बता रहा था, लेकिन ये ऊपर से महाधमनी से पूरे शरीर में जाता है ना, महाधमनी से पूरे शरीर में जाता है। तो महाधमनी जो है ना, याद रखना सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो महाधमनी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। और शिराओं में क्या होता है, देखिए फिर क्या होता है, वापस से रक्त किस में प्रवेश करता है, तो पहले दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ प्रवेश करता है, फिर इसमें पहुंचता है दाएं निलय में, और निलय के बाद में फिर से क्या होता है, ये जो महाशिरा है, महाशिरा से वापस से फेफड़ों में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है हमारे शरीर से। महाधमनी से शरीर में जाता है, फुफ्फुसीय धमनी से क्या होता है, फेफड़ों से आता है। तो इस प्रकार ये चैम्बर्स जो हैं ये पूरा हृदय में काम करते हैं, धमनी और शिराएं। और इन सभी में ये जो पाए जा रहे हैं ना, ये वॉल्व पाए जाते हैं। ये जो बीच में जो है ना, ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स हैं जो रक्त को ना काम करते हैं। सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होगा, याद रखना, सबसे बड़ा चैम्बर बायां निलय। सबसे छोटा कक्ष कौन सा है, दायां निलय, क्योंकि यहाँ पर कम दाब वाला रक्त आ रहा है। धमनियों में कितना दाब होता है, 120 mmHg, और शिराओं में कितना होता है, 20 mmHg। शुद्ध रक्त कौन लेकर जाती है, धमनी। अशुद्ध रक्त या अनऑक्सीकृत रक्त कौन लेकर जाती है, शिराएं। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है, लेकिन ये पूछा जाए सबसे लंबी नलिका कौन सी, तो महाशिरा है। इसको हिंदी में बोलते हैं पश्य वेनाकोआ, है ना, इंफीरियर वेनाकोआ या पश्य महाशिरा। पश्य महाशिरा, ये पश्य महाशिरा जो है ना, ये इस महाधमनी से भी बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी नलिका याद रखेंगे वो धमनी है, पश्य महाशिरा, जो हमारे बैक से होती हुई पैरों तक जाती है, और धमनियों में सबसे बड़ी महाधमनी है। तो ये सभी बात क्लियर हो गई। तो हृदय से विभिन्न भागों पर ये इस तरह से ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है। और हृदय से फेफड़ों में, और वापस हृदय से रक्त जो है हृदय से फेफड़ों में, वापस हृदय में, और इस प्रकार क्या है, रक्त का प्रवाह लगातार चलता रहता है शरीर में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको। तो आई थिंक कि जो है लेक्चर की समय सीमा को भी देखते हुए मैं लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूँ। इसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि जो पादपों में किस प्रकार परिसंचरण होता है, क्या फ्लोएम है, क्या जाइलम है ना, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना। फ्लोएम क्या है ना, जाइलम क्या, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और
जो है उसके बाद में हम अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार निकल जाते हैं, हमारे शरीर में किडनी का क्या काम है, मल किस प्रकार, वेस्ट किस प्रकार बनता है, पसीना, तो ये सभी चीज़ें अभी आगे आने वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। आपको कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको पॉज करके ऐसे 2-3 बार देखिए, तो आपका समग्र जो है तैयारी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में केवल और केवल आप पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए, जैसे एग्ज़ाम आएगा आप पहले ही चांस में सफलता पा लेंगे, ये मेरी आपसे आशा है, उम्मीद है। और इसी आशा के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।